नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, ये समाज इंडिविजुअल्स से बनते हैं। समाज का मतलब ही होता है सामूहिक प्रयास, सामूहिक कोशिश, कलेक्टिव एंडीवर, कलेक्टिव एफर्ट, यही होता है समाज। इसलिए समाज की जो परिभाषाएं हैं और उसमें जो सर्वमान्य, सर्वकाल से स्वीकृत जो परिभाषा है वो है समानम यजति इति समाज। अर्थात जहाँ पर समदर्शिता, समता, जहाँ पर रेशनलिटी, इक्वलिटी शब्द से ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो होता है रेशनलिटी। रेशनलिटी का मतलब ही होता है जहाँ पर बुद्धि तो रहे तो बुद्धि के साथ साथ युक्ति का समर्थन भी रहे, वहाँ पर तर्क का स्थान रहे, युक्ति समर्थित रहे, वहाँ पर प्रज्ञा या बोधि का स्पर्श भी होना चाहिए। इसलिए अब तक के जो भी परिभाषाएं समाज के बारे में आई हैं उसमें जो सर्वजन स्वीकृत जो परिभाषा है वो है समानम यजति इति समाज। और ये समाज बनते हैं सेंटिमेंट्स से, समाज बनते हैं एक भावात्मक गतिधारा से, भावात्मक आवेग से। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, किंतु अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो देखते हैं कि समाज का जो निर्माण है वो इंडिविजुअल्स से बनते हैं, व्यक्ति से समाज बनते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई अगर घर का नींव डालना हो या फाउंडेशन अगर डालना है तो फाउंडेशन का मतलब ही है कि उसका आधार, अगर उसका आधार मजबूत है तो फिर वो घर भी मजबूत होता है। तो ये समाज रूपी जो घर का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन तो व्यक्ति ही है ना, इंडिविजुअल्स है। अर्थात व्यक्ति से समाज निर्माण होता है और समाज में व्यक्ति पनपते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए समाज और व्यक्ति का एक सुंदर समन्वय होना चाहिए। और जब व्यक्ति का स्वार्थ समाज के स्वार्थ के सामने आके खड़ा हो जाता है रोड़ा बनकर, तभी समाज की जो प्रगति है, समाज की जो उन्नति है वो खर्बित होता है, बाधित होता है, रुक जाती है। इसलिए भी किसी भी कीमत पे व्यक्ति स्वार्थ को समाज के स्वार्थ के सामने खड़े होने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज सुरक्षित है तो व्यक्ति भी सुरक्षित है। लेकिन सिर्फ व्यक्ति सुरक्षित रहने से समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर आपका घर सुरक्षित है तो उस घर में रहने वाले सभी सुरक्षित है। ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो व्यक्ति स्वार्थ का समाज स्वार्थ के सामने रोड़े बनकर खड़ा होना, यही समाज का सबसे बड़ा बाधा है, समाज के प्रगति के पथ पे सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और इस बाधा को दूर करने के लिए व्यक्ति, जिसको व्यष्टि भी कह सकते हैं, व्यक्ति और समष्टि जिसको हम समाज कहते हैं, दोनों का एक सुंदर समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। अब इस समाज में
समाज की जो अर्थनीति है, इस अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का लिमिटेशन कहाँ तक होना चाहिए, और वो लिमिटेशन अगर नहीं हो तो वही प्राइवेटाइजेशन किस तरह से शोषण का कारण बन जाता है, किस तरह से समाज के प्रगति के पथ में सबसे बड़ा अड़ंगा, अड़चन हो जाता है, ये हम लोग समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए। और किस तरह से इस अड़चनों को खत्म करके व्यक्ति और समष्टि के बीच में समन्वय स्थापित, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एंड दूसरा होता है कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अर्थनैतिक क्षेत्र में अगर सामूहिक कल्याण, सबके विकास, सबके हित को सोचा जाए तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन और कह सकते हैं इंडिविजुअल जो ऑनरशिप है, उस ऑनरशिप को लिमिट करना होगा। आप देखे होंगे हमारे समाज में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन या मुग़ल इन्वेशन के पहले भारतवर्ष की जो अर्थनीति है, जिसे मौर्य काल, मौर्य डायनेस्टी का जो शासन है, उस समय सचमुच में इसको स्वर्ण युग माना गया है, गोल्डन एरा माना गया है। इसका कारण क्या है? उसमें व्यक्ति समष्टि के साथ एक सुंदर समन्वय रहा है। वहाँ राजा भी कभी भी व्यक्ति के स्वार्थ को खंडित नहीं किया है, सीज नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, और उसी तरह से हर इंडिविजुअल को इक्वल अधिकार, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इक्वल जो फ्लोरिश, अपने आप को पनपने का जो मौका दिया गया है, वो खेती से लेकर, क्योंकि उन दिनों एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर और एग्रीकल्चर बहुत ही सुंदर ढंग से भारतवर्ष में डेवलप हुआ है, और इसी भारतवर्ष से गुड़, चावल, तेलहन, ये सारी चीज़ व्यवसायी लोग दूर देशों तक, बाहर के देशों तक समुद्री मार्ग में, नदियों के मार्ग से लोग पहुंचाए हैं और वहाँ से ज़रूरत का सामान यहाँ लाए हैं। वहाँ पर अगर किसी के पास अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति अगर हुए भी हैं तो वो हमेशा सामूहिक कल्याण और हित के लिए ही लगाए हैं। इसका मतलब अतीत के इतिहास को देखें तो देखा जाए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, वो सबसे बड़ा समाज का डिस्पेरिटी का कारण बन जाता है। इसका मतलब है एक व्यक्ति के हाथ में अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन संपदाएं आ जाते हैं तो व्यक्ति शोषक के रूप में परिचित होते हैं, शोषक बन जाते हैं, और उनकी शोषण की मानसिकता जो है वो समाज के सर्वात्मक जो उन्नति है, विकास, सबसे बड़ी बाधाएं बन जाती है। इसलिए आनंद मार्ग के जो प्रवक्ता, प्रोफाउंडर श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनको हम लोग PR सरकार के रूप में जानते हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार, उनकी जो प्राउडिस्टिक जो अर्थनीति है, इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रगतिशील जो उपयोगी तत्व है, उस दर्शन में उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि इंडिविजुअल राइट्स को हम खंडित नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो अधिकार हैं उसको हम सीज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे स्पेशली पर्टिकुलरली जो एक्यूमुलेशन ऑफ जब वेल्थ है उस पर जब आती हैं बातें, तब वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन,
माने अत्यधिक एकोमुलेशन को रोकना पड़ेगा। इसके लिए लिमिटेशन होना ही चाहिए। मान लीजिए एक जो टेलर मास्टर हैं, जो दर्जी होते हैं, कपड़ा अपने सीते हैं और समाज का सेवा वो दान करते हैं, उसके बदले में समाज से वो अर्थ लेते हैं। अब एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन चला के अपने परिवार का सुख शांति का ख्याल रखते हैं, आर्थिक रूप से वो विकसित होते हैं। किंतु वही टेलर मास्टर जब 100 मशीन या 50 मशीन लगा देंगे, उसके अंदर में 50-100 आदमी काम करेंगे और उसमें काम करने वाले लोगों को सिर्फ लेबर का चार्ज मिले और सारे प्रॉफिट उस इंडिविजुअल को मिले, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, एक हैव और हैव नॉट का गैप बन जाएगा, एक बहुत बड़ा खाई हो जाएगा। जिसके पास है वो हैव, जिसके पास नहीं है वो हैव नॉट हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक मालिक और नौकर का ये जो भाव मन में जग जाएगा। इसलिए इंडिविजुअल ऑनरशिप इंडिविजुअल तक ही इसका एक दायरा होना चाहिए कि हाँ, इससे ज़्यादा अगर बड़ा हो जाए तो ये फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। इसके तो फिर कैसे रहेगा भाई, अगर वही जो हौजरी बन जाए, हौजरी अगर बड़े पैमाने पे हो जाए तो उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको समाज का दायित्व बनता है कि उसको कोऑपरेटिव के अंडर में डाल दें। कोऑपरेटिव क्या होता है भाई, आज वर्तमान जो पूंजीवादी समाज व्यवस्था में जो कोऑपरेटिव है उसका रूपरेखा क्या है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में जो कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव के मालिक एक ही व्यक्ति होते हैं, या तो एक ही व्यक्ति के कई रिश्तेदार, बेटे बेटी, बहू, सब के नाम पर उसके शेयर होते हैं। अर्थात जो कोऑपरेटिव का जो प्रोड्यूस्ड जो गुड्स है उससे जो बेनिफिट मिलेंगे उस परिवार को ही जाएंगे, और बाकी इसमें 1000-2000 जो भी मजदूर काम करेंगे उनको सिर्फ एक मिनिमम वेजेस मिलेंगे, सिर्फ वेजेस। इसमें ना ही उनको परचेजिंग क्षमता होती है, क्रय क्षमता होता है, एक वेजेस मिलते हैं। इस एक गैप हो जाता है, बहुत बड़ी डिस्पेरिटी, जो विषमता का ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसलिए आनंद मूर्ति जी यहाँ कहते हैं इस तरह का कोऑपरेशन नहीं, जहाँ पर मास्टर और मालिक और नौकर का जो रिलेशन हो। यहाँ आनंद मूर्ति जी कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, सहयोगी सहकारिता, जहाँ पर आत्मीयता हो। अगर कोऑपरेटिव बने वहाँ पर एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता, एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अधिकार उनको नहीं दिया सकता। वहाँ पर उस कोऑपरेटिव के अंदर में जो भी लाभांश होंगे वो लाभांश जो है जितने भी लोग काम करेंगे, कार्यरत रहेंगे, सब में बट जाएंगे। इसमें बट जाने से क्या होगा, इसमें जो भी व्यक्ति काम करेंगे उस कोऑपरेटिव के प्रति आत्मीयता जागृत होगी, अपनापन, ऑनेस जागृत होगा। इसलिए कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग कम्यून सिस्टम को भी कोऑपरेटिव मानते हैं, किंतु नहीं, वहाँ पर कम्यून और कोऑपरेटिव में यही अंतर है। कोम्यून, को मतलब एक साथ, म्यून मीन्स टू डू समथिंग टुगेदर, एक साथ कुछ करना। किंतु एक साथ करने से उसका लाभांश या प्रॉफिट वो हर इंसान देखता है। हर इंसान अपने जीवन को प्रगतिशील बनाना चाहता है, हर इंसान जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहता है। कोई भी एक तरह का लाइफ स्टाइल को परमानेंट वो नहीं चाहता है। इसीलिए क्या करते हैं कि एक जैसे लाइफ स्टाइल से ख़त्म होने के लिए जीवन में एक नया चेंज, एक परिवर्तन चाहिए होता है। इसलिए इकोनॉमी को भी प्रगतिशील, एवर इंक्रीजिंग जो मनुष्य का जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय क्षमता, वो भी ज़रूरत होती है। एवर इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी के लिए वहाँ पर
कॉम्यून से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक साथ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक साथ काम करके आत्मीयता के साथ काम करके उसके जो लाभांश है, उसका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट उस कोऑपरेटिव के सारे मेंबर में बट जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव। इस तरह का कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव अतीत में थे। बहुत ही सुंदर सिस्टम व्यवस्थाएं हमारे भारतवर्ष में थी। पॉटरी सिस्टम, सिल्क सिस्टम, सारे समाज में बटे हुए थे, कौन क्या काम करेंगे। लोग एक साथ मिलजुल के सहकारी सहयोगिता के साथ कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव्स के साथ काम करते थे। इसलिए आज जो समाज में जो इंडिविजुअलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो नेशनल प्रॉपर्टीज़ है, ये विकराल रूप धारण कर रहा है, बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रहा है। और यही कारण है कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो दिन पर दिन वो उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, और जो बड़े मछलियां हैं वो और खा पी कर मोटे होते जा रहे हैं। हम कह सकते हैं ये जो खाने पीने वाले जो कैपिटलिस्टिक मानसिकता के, वो सब के सब कुछ रक्त मांस को चूस कर अपने सिर्फ उदर की पूर्ति करते हैं, और मजदूरी के लिए सिर्फ देते हैं एक छोटा सा अंश, नगण्य अंश, जो कि मजदूर को जीने के लिए उतना काफ़ी नहीं है। इसलिए आप सबको, देशवासियों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को, मुझे न पूंजीपतियों से शिकायत है, न ही जो शोषित व्यक्ति उनके प्रति बहुत ज़्यादा अपनापन है, नहीं। मेरा कारण है, मेरा अपनापन तो दोनों से है, शोषक से भी है और शोषित से भी है। क्योंकि शोषक जो शोषण कर रहे हैं वो उनकी मानसिक बीमारी है, और शोषित जो हो रहे हैं वो उनकी कमजोरी है। अर्थात दोनों किसी न किसी तरह से व्याधि से ग्रस्त हैं, और इस व्याधि को ख़त्म करने के लिए एक शल्य चिकित्सा सर्जरी की ज़रूरत है, और वो है आनंद मूर्ति जी का दिया हुआ जो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम एग्रीकल्चर में हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो सकता है, हर क्षेत्र में कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन हो सकता है। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट में कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव के माध्यम से सारे समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कभी कहते हैं कि हमारा सबका दायित्व, हमारा दायित्व सिर्फ हमारा अधिकार के लिए लड़ना नहीं है, हमारा कर्तव्य भी होता है। इसलिए कर्तव्य यही है कि शोषक को शोषण करने का मौका न दें, खुद भी जागृत हो, खुद भी शोषण के विरोध में लड़ते लड़ते फिर कहीं शोषक न बन जाए। जैसे कि कम्युनिस्टिक पैटर्न में, कम्युनिस्टिक सिस्टम में ऐसा हुआ है। कम्युनिस्ट लोग ऐसा कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा वाले ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि हम शोषण के विरुद्ध में लड़ेंगे, और शोषण के विरुद्ध एक कास्टलेस सोसाइटी तैयार करेंगे, और कास्टलेस सोसाइटी बनाने के चक्कर में दो कास्ट बना डाले खुद ही, वो है हैव और हैव नॉट। और हैव और हैव नॉट में हैव नॉट हो गया प्रोलेटारियत जो मजदूर वर्ग है, और हैव में आ गए कौन, वही जो लीडर्स जो इस सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर दोनों ही कह सकते हैं, एक है स्टेट कैपिटलिज्म, दूसरा है इकोनॉमिक कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल कैपिटलिज्म, ये है। इसलिए इस कैपिटलिस्टिक जो मानसिकता को है वो कम्युनिज्म में भी है और पूंजीवाद में भी है। और इसका एकमात्र अल्टरनेटिव, एकमात्र जो अल्टरनेटिव कहेंगे कि एकमात्र समाधान है, वो है प्रगतिशील उपयोगी तत्वों में वर्णित
कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, सहसहकारिता, सहसहकारी समवाय, ये सिस्टम होना चाहिए। इसी के माध्यम से हम देश के, समाज के सभी वर्ग को न्याय दे सकते हैं, सभी वर्ग को प्रगति के पथ पे, सर्वात्मक उन्नति के पथ पे ले जा सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग जितना जल्दी हो सके इस प्रौक्त दर्शन को, प्रगतिशील उपयोगी तत्व को समझें, क्योंकि आज देश और दुनिया का जितनी भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान एकमात्र है कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, जो कि प्रौक्त का विचार है, प्रगतिशील उपयोगी तत्व का विचार है। आइए हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जहाँ पर किसी तरह का ना शोषण रहेगा, ना किसी तरह का गैप रहेगा, न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा मानविक प्रेम, एक दूसरे के प्रति स्नेह और ममता। धन्यवाद, नमस्कार।